गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाओं के विषय में समझाने जा रही हूँ। इससे पहले अपने संपत्ति और कल्याण के विषय में समझाया था, यानी संपत्ति के विषय में समझाया था, संपत्ति के प्रकार और उसके लक्षण। आज हम लोग लेंगे कल्याण का अर्थ। कल्याण अर्थात क्या? कल्याण अर्थात भौतिक जीवन स्तर में सुधार। भौतिक जीवन स्तर यानी हम जो भी जीवन स्तर जीते हैं उसमें सुधार अर्थात कल्याण। ठीक है। अच्छी परिस्थिति का निर्माण जिसको हम कहते हैं कल्याण। किस तरीके से? भौतिक जीवन स्तर में सुधार यानी जैसे उदाहरण स्वरूप कोई भी व्यक्ति की इंसान अगर सैलरी 20,000 हो और अगर उसकी सैलरी 50,000 होती है तो उसके कल्याण में क्या होता है? सुधार होता है। उसकी परिस्थिति कैसी होती है? अच्छी होती है, तो उसे हम कहते हैं कल्याण। पर आध्यात्म से लेकर अर्थशास्त्र कल्याण का उपयोग किया जाता है। आध्यात्म से लेकर अर्थशास्त्र यानी जो व्यक्ति की माथादीठ यानी नीची दीठ आवक नहीं तो सरदीठ आवक होती है, जो सैलरी होती है, उससे लेके देश के विकास तक सभी बातों का उपयोग उसमें लिया जाता है। अब कल्याण, तो कल्याण में कैसे होती है? अच्छी स्थिति होती है, वो अल्पकालीन नहीं लेकिन दीर्घकालीन रहे, उसे कल्याण कहते हैं। यानी जैसे सैलरी बढ़ी है तो वो कैसी होनी? अल्पकालीन नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? दीर्घकालीन होनी चाहिए, उसे हम कल्याण कहते हैं। सपोज़ आपकी 50,000 सैलरी बढ़ी है पर वो कैसी है? 50,000 रुपया सैलरी हुई है पर वो कुछ समय के लिए हुई है, तो उसे हम कल्याण कहेंगे नहीं। पर कल्याण किसे कहेंगे? जो आपकी हर महीने सैलरी नहीं तो हर साल सैलरी बढ़े, उसको हम कल्याण कहते हैं। कल्याण के दो लक्षण नहीं तो दो स्वरूप से समझ सकते हैं, व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक कल्याण। व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक कल्याण को हम लोग आगे समझेंगे, जब उसका संबंध के विषय में देखेंगे तब उसके बारे में समझेंगे। अब कल्याण में नेक्स्ट है गुणात्मक परिवर्तनों के साथ संबंध होता है। यानी कल्याण में कैसा होता है? गुणात्मक, यानी हमेशा गुणाकार से परिवर्तन बढ़ता है। यानी कैसा होता है परिवर्तन? गुणात्मक। गुणात्मक यानी गुणा करते हैं तो अपना क्या होता है? इनकम बढ़ती जाती है। ठीक है। यानी जो भी कल्याण होता है, जैसे जो भी सैलरी होती है, जो भी सुविधाएं बढ़ती हैं वो आगे बढ़ती है, यानी गुणात्मक संबंध है, ऋणात्मक संबंध नहीं, यानी पीछे नहीं घटती, आगे बढ़ती, यानी गुणात्मक परिवर्तन के साथ इसका संबंध है। और आर्थिक विकास के साथ संबंधित रखता है, यानी आर्थिक वृद्धि नहीं पर आर्थिक विकास के साथ संबंध है। आर्थिक विकास यानी देश का आर्थिक वृद्धि नहीं पर आर्थिक विकास होता है, उसके साथ कल्याण का संबंध जुड़ा हुआ है। अब संपत्ति और कल्याण का संबंध, यानी संपत्ति और कल्याण का क्या संबंध है? तो संपत्ति जो अपने ने कल्याण के बारे में आगे पढ़ा है कि व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक कल्याण, तो संपत्ति और कल्याण के संबंध में ये देखने को मिलेगा। जैसे व्यक्ति की संपत्ति बढ़ती है तो कल्याण में बढ़ोतरी होती है। यानी व्यक्ति, जैसे मैंने उदाहरण बताया कि आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपका कल्याण में बढ़ोतरी होती है, आप आगे बढ़ते हो, है, तो वो व्यक्तिगत कल्याण हुआ। ठीक है। व्यक्तिगत कल्याण यानी व्यक्ति की संपत्ति बढ़ेगी तो उसके कल्याण में बढ़ोतरी होगी। लेकिन सामूहिक कल्याण में कैसा होता है? लेकिन जब देश की संपत्ति बढ़ती है, ठीक है, तो देश की संपत्ति जिस तरीके से बढ़ती है उसी तरीके से लोगों की संपत्ति बढ़नी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन देश की संपत्ति बढ़ती है पर वो कुछ लोगों के हाथ तक ही केंद्रित होती रह जाती है। तो कुछ लोगों के हाथ तक यानी कुछ ही लोगों को उसका लाभ प्राप्त होता है, सभी को लोगों को उसका लाभ प्राप्त होता नहीं है, तो वो कल्याण कहा जा सकता नहीं है। अगर देश की संपत्ति बढ़ती है और सभी लोगों को लाभ प्राप्त होता है तो उसे कल्याण कहेंगे, पर कुछ लोगों तक ही केंद्रित रह जाएगा तो उसको कल्याण कहा जाएगा नहीं। इस तरीके से कल्याण का अर्थ और उसके संपत्ति और कल्याण के संबंध के विषय में चर्चा की। इसके बाद हम लेंगे उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के साधन को समझने से पहले हम लोग उत्पादन के विषय में समझेंगे। अब उत्पादन के विषय में क्या समझेंगे? उत्पादन अर्थात क्या? पहले तो उत्पादन अर्थात क्या? तो उत्पादन अर्थात, तो पहले तो अपने पता है कि मानवीय आवश्यकताएं अमर्यादित है। ठीक है। मनुष्य की जो भी आवश्यकता है वो क्या है? अमर्यादित है। तो उसको किससे पूरा करता है? वस्तु और सेवा से पूरा
करता है। अब वस्तु और सेवा से पूरा करता है तो उसके लिए वो क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, तो उत्पादन करता है तो उत्पादन में जो उसके साधन लगते हैं उसके 4 साधन हैं। तो पहले तो उत्पादन के विषय में पढ़ेंगे। वस्तु या सेवा में उपयोगिता क्या या तुष्टि गुण का सर्जन करने की प्रक्रिया अर्थात उत्पादन, यानी जो भी हम लोग वस्तु या सेवा, ठीक है, वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं, ठीक है, जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते हैं आवश्यकता के अनुसार, तो उसमें अगर तुष्टि गुण रहेगा और तुष्टि गुण के अनुसार उसका सर्जन किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे उत्पादन। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया में मदद रूप होने वाले प्रत्येक साधन को हम उत्पादन कहते हैं। पहले तो इसके बारे में समझेंगे। जैसे उपयोगिता, तुष्टि गुण रहेगा। सपोज़ अपने एग्जाम्पल लेते हैं लकड़ियाँ। अब जैसे लकड़ियाँ आपके घर में ला के रख दी जाए तो उससे आपको तुष्टि गुण या संतोष मिलेगा नहीं, उपयोगिता मिलेगी नहीं। पर आपको कब होगा, जब उस लकड़ी का फर्नीचर बना के उसकी कुर्सी बना जाएगी तो वो क्या होगा, आपकी उपयोगिता अनुसार उसका सर्जन किया जाएगा। किसका, लकड़ी का। लकड़ी का किस में सर्जन किया जाएगा, कुर्सी में। कुर्सी में सर्जन किया जाएगा तो उसको आपको तुष्टि गुण मिलेगा, तो वो आपके लिए उत्पादन है। नेक्स्ट पॉइंट उत्पादन में लेंगे। उत्पादन की प्रक्रिया में मदरूप होने वाले प्रत्येक को उत्पादन के साधन कहते हैं। यानी उत्पादन की प्रक्रिया होती है उसमें जो भी मदद रूप साधन होते हैं, ठीक है, मदद रूप यंत्र होते हैं उसको हम लोग साधन कहते हैं। जैसे यंत्र ले लो, ठीक है, इनकम पैसे ले लो, शेयर पूंजी ले लो, इन सब का उपयोग किस में होता है, उत्पादन में होता है। पूंजी होगी तो अपने क्या करेंगे, साधन खरीदेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, श्रमिकों को खरीदेंगे, ठीक है। और जैसे यंत्र है तो यंत्र से वस्तुओं का उत्पादन होगा। तो जो भी उत्पादन में उपयोगी होते हैं, मदद रूप होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साधन कहते हैं। तीसरा, स्थल समय स्वरूप बदलने से वस्तु के तुष्टि गुण बढ़ता है। स्थल, समय और स्वरूप, कोई भी वस्तु है अगर उसका स्थल, समय और स्वरूप बदला जाता है तो उसके तुष्टि गुण में क्या होता है, ये बढ़ोतरी होती है। जैसे पानी, अब पानी का उपयोग जैसे अपने अपने जगह पे ले लेंगे तो पानी की इतनी कमी, पानी की इतनी वैल्यू होगी नहीं। पर अगर यही पानी हमको राजस्थान में 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर चल के भरने जाना पड़ेगा तो उसकी तुष्टि गुण में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी स्थल, समय और स्वरूप बदलने पे वस्तु की तुष्टि गुण में बढ़ोतरी होती है। अब हम लोग उत्पादन के साधनों के विषय में पढ़ेंगे। तो उत्पादन के कितने साधन हैं, 4 साधन हैं, ठीक है। जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक, इन चारों को मिलके क्या बनता है, उत्पादन। ये चारों साधन मिलके क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। देश के वार्षिक उत्पादन का आधार है। यानी ये चारों साधन वार्षिक उत्पादन, इन चारों साधनों का उपयोग किया जाता है तब वार्षिक उत्पादन होता है। राष्ट्र के वार्षिक उत्पादन का आधार है। यानी इन चारों साधनों को मिलाकर वार्षिक उत्पादन किया जाता है। 4 साधनों का महत्व समान है। यानी जो भी 4 साधन हैं, कौन कौन से हैं, श्रम, पूंजी, जमीन और नियोजक, वो कैसे हैं, चारों समान हैं, एक समान है। इन चारों में से कोई भी एक नहीं होगा तो वस्तु का उत्पादन होगा नहीं। चारों साधनों का उत्पादन के अनुसार मुआवजा मिलता है। यानी ये जो चारों साधन हैं उन सबको मुआवजा प्राप्त होता है। पर मार्शल के अनुसार उत्पादन के 2 ही मुख्य साधन हैं। कौन से, प्रकृति और मानव। मार्शल के अनुसार उत्पादन के 2 ही मुख्य साधन हैं। कौन से हैं, प्रकृति और मानव। तो उसके विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे नहीं। हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, उत्पादन के 4 साधन, जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक। तो आगे के चैप्टर में, नहीं तो आगे के टॉपिक में मैं आपको उत्पादन के 4 साधनों के विषय में समझाऊंगी। अस्तु।